नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हुमायूं के प्रारंभिक जीवन, उसके गुजरात एवं शेर खां के साथ संघर्ष का अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में चौसा की लड़ाई का अध्ययन करेंगे। हुमायूं ने अपनी सेना के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ी का नेतृत्व अपने भाई अस्करी को सौंप दिया और आगे आगे चलने को कहा। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं कर रहा था, जिसे कुछ लेकर कुछ मील पीछे पीछे चला। मुंगेर पर ये दोनों भाग पुनः मिल गए और अनुभवी अधिकारी को उचित सलाह के बिना विरुद्ध हुमायूं ने गंगा के दक्षिण तट को पार करके आगरा वाली ग्रांड ट्रंक रोड पकड़ ली। यह भयंकर भूल थी। यद्यपि हुमायूं को अच्छी सड़क का सहारा मिल गया था, किंतु वह मार्ग दक्षिण बिहार में होकर निकलता था, जो शेरशाह के प्रसाव और अधिकार में था। सतर्क अफगानी जासूस मुगल सेना की गतिविधि के समाचार शीघ्रता से अपने शासक शेरशाह के पास पहुंचाते रहे थे। हुमायूं की इस भूल के कारण शेरशाह ने उससे खुल्लम खुल्ला मुठभेड़ करने का निश्चय कर लिया। बादशाह ग्रांड ट्रंक रोड पर भी आगे न बढ़ सका और वर्तमान भोजपुर जिले के अंतर्गत बिया नामक स्थान के समीप पहुंचकर उसने उत्तरी किनारे पर गंगा पार करनी पड़ी। जैसे वह कर्मनासा नदी से थोड़ी दूर पर स्थित चौसा नामक स्थान पर पहुंचा, उसे समाचार मिला कि शेरशाह भी पास ही में आ पहुंचा है। हुमायूं के अधिकारियों की राय थी कि कई दिनों की लंबी यात्रा से थके आए अफगानियों पर तुरंत आक्रमण करना अधिक लाभप्रद होगा, किंतु उसने मूर्खता से प्रस्ताव ठुकरा दिया और निश्चय किया कि दक्षिण की ओर नदी को फिर पार किया जाए और वहां पहुंचकर एकदम आक्रमण करने के बजाय कुछ समय तक इंतजार किया जाए। मुगलों की इस देरी से शेरशाह को अपने शिविर को सुदृढ़ करने और अपने सैनिकों को आराम देने का पर्याप्त समय मिल गया। उसके झंडे के नीचे अफगान सैनिकों की बड़ी फौज एकत्रित हो गई। इसके विपरीत हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। हिंदाल आगरे में प्रत्यक्ष रूप से एक राजा की तरह कामकाज कर रहा था और अस्करी के दिल में भी राजविद्रोह की भावना काम कर रही थी। हुमायूं को बहुत से सैनिक बीमारी, कठिनाई तथा शत्रु के भय से छोड़कर चले गए। अब बचाव कोई रास्ता नहीं था। शेरशाह ने आगे वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी। इस प्रकार जब वह युद्ध द्वारा ही उसका झगड़ा हो सकता था, दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे का सामना किए हुए 3 महीने तक पड़ी रहीं, किंतु किसी ओर से भी आक्रमण का श्रेष्ठ नहीं करने की नौबत नहीं आई। शेरशाह जानबूझकर देर कर रहा था, क्योंकि उसके अनुसार बरसात का मौसम आ जाने से मुगल सेना बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। यह वर्षा ऋतु का पूरा लाभ उठाना चाहता था। इसी बीच बंगाल में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। हुमायूं की सेना में महामारी फैल गई और वापसी का सफर हुमायूं के लिए अत्यंत कठिन हो गया। रास्ते में उसे बार बार अफगानों द्वारा परेशान किया गया और उनके छापामार युद्ध पद्धति से हुमायूं के सैनिकों का मनोबल भी टूट गया। ऐसी परिस्थिति में शेरशाह ने चौसा के स्थान पर हुमायूं का रास्ता रोक लिया। एक लंबे सख्त दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी रही, लेकिन हुमायूं ने युद्ध में पहल नहीं की। यह हुमायूं की भूल थी, क्योंकि उसने शेरशाह को अपने ऊपर पहला प्रहार करने का मौका प्रदान किया। चौसा के मैदान में शेरशाह की विजय कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसने एक योग्य और कुशल सेनानायक होने का परिचय दिया था। अगले वर्ष कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूं को फिर हरा दिया। अब उसने दिल्ली पर अधिकार करके खुद को शासक घोषित किया। इसी के साथ भारत में मुगल सत्ता का अंत और अफगान राज्य की स्थापना हुई। हुमायूं की असफलता को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो स्वीकार करना होगा कि वह न केवल शेरशाह का विरोधी अपने संघर्ष में असफल रहा, बल्कि जबकि अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को उसने निश्चित रूप से पराजित किया। इसलिए हुमायूं की असफलता के लिए केवल उसकी तथाकथित अयोग्यता के कोई कारण नहीं माना जा सकता। अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध उसने अपनी योग्यता का निश्चित रूप से परिचय दिया। हुमायूं की वास्तविक कठिनाई यह थी कि उसे एक ही समय में 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा, जो कि उसके राज्य के 2 छोर पर स्थित थे, पश्चिम और पूर्व में। भौगोलिक बाधाओं के कारण संचार तथा आवागमन की सुविधा के उपलब्ध न होने के कारण एक ही समय में दोनों समस्याओं का समाधान कठिन था। जब वह पश्चिम भारत में व्यस्त था, तब पूर्वी भारत में शेरशाह ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। इसके अतिरिक्त हुमायूं के संबंधी भी उसके प्रति असहयोग की नीति अपनाए हुए थे। अस्करी, हिंदाल और कामरान तीनों ने ही इस विषम परिस्थिति में उसके साथ विश्वासघात किया और ऐसी परिस्थिति में हुमायूं की असफलता पूर्व निश्चित थी। इसलिए हुमायूं के तथाकथित व्यक्तिगत दोषों की तुलना में उसके समक्ष प्रस्तुत समस्या और प्रतिकूल परिस्थितियों को उसकी असफलता का मुख्य कारण माना जा सकता है। हुमायूं की पराजय के साथ ही मुगल वंश की सत्ता का कुछ समय के लिए अंत हो गया
और शेरशाह द्वारा स्थापित नया वंश सूर्यवंश 1555 ईस्वी तक भारत में सत्तारूढ़ रहा। इसमें प्रथम 5 वर्ष 1540 से 45 शेरशाह ने शासन किया। शेष काल में इस्लाम शाह का शासन रहा। विजय, जिसकी मृत्यु 1554 के पश्चात उत्तराधिकार के संघर्ष ने सूर्यवंशी सत्ता का अंत कर दिया। अब हम हुमायूं की असफलता के कारणों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस दुनिया से कूच कर गया। कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हुमायूं की अगर असफलता के कारण देखें तो एक तो सबसे पहला कारण उसका था कि उसने अपने जो भाई थे उनमें साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जो उसकी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी को संबल तथा हिंदाल को अलवर और मेवात के प्रदेश दे दिए। शीघ्र ही कामरान ने पंजाब और हिसार फिरोजा पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह का जो विभाजन उसके द्वारा किया गया, उससे राज्य की एकता छिन्न भिन्न हो गई तथा राज्य की आय में कमी हो गई। दूसरा जो है, हुमायूं द्वारा जो हालांकि उसे जो है रिक्त राजकोष ही मिला था, परंतु उसके बावजूद उसने दावतों, भोग विलास और रंगरेलियों में बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया। इसके अलावा उसे भोग विलास और रंगरेलियों में समय नष्ट करता था। वह विलास प्रिय शासक था। गुजरात की विजय के बाद में मांडू में रंगरेलियों में व्यस्त हो गया था, तो गुजरात की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया। परिणाम से गुजरात में मालवा में अव्यवस्था फैल गई और बहादुर शाह को शीघ्र ही गुजरात तथा मालवा पर पुनः अधिकार करने का अवसर मिल गया। इसी प्रकार जो बंगाल की राजधानी गोड़ पर अधिकार करने के बाद भी उसने ऐसा ही किया। इसके अलावा जो है हुमायूं के समझने में यह असमर्थ था कि बहादुर शाह शेरशाह एक ऐसा समझौता हो गया था जब हुमायूं उनमें से एक के विरुद्ध प्रस्थान कर दूसरा अपनी शक्ति का संगठित करता और हुमायूं के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर देता था। अतः जब जब हुमायूं एक के विरुद्ध अपनी सेना लेकर पहुंचता था तो दूसरा उसका विरुद्ध झंडा खड़ा कर देता था, और इस वजह से वह किसी दोनों में से किसी का भी एक पूर्ण रूप से दमन नहीं कर सका। इसके अलावा जो प्रजा की सद्भावना में सहयोग जो है हुमायूं को प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जो है उस इस वजह से क्या, क्योंकि जनता जो है हुमायूं तथा मुगलों को विदेशी आक्रांता समझती रही तथा संकटपूर्ण अवसरों पर हुमायूं को अपने प्रजा से सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा हुमायूं द्वारा जो गुजरात के मालवा के शासक बहादुर शाह के प्रति दोषपूर्ण नीति अपनाई गई थी, उसने बहादुर शाह की शक्ति को कुचलने में अनेक अवसर मिले, परंतु उन्होंने अवसरों का पूर्ण रूप से जो है लाभ नहीं उठाया। जैसे जब उसने चित्तौड़ के दुर्ग पर घेरा डाला हुआ था, उस समय बहादुर शाह पर आक्रमण न करके हुमायूं ने भारी भूल की, और ऐसा करके वह उसकी शक्ति का दमन नहीं कर सका, और इसी के साथ वह राजपूतों का सहयोग भी नहीं प्राप्त कर सका। इसके अलावा शेरशाह के प्रति जो हुमायूं की नीति जो दोषपूर्ण नीति थी, उसने 1532 में शेरशाह को चुनार के दुर्ग में घेर तो लिया था, परंतु उसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचलने में वह असफल रहा, और उसने चुनार का दुर्ग शेरशाह को सौंप के एक बहुत बड़ी गलती की। यदि वह इसी समय शेरशाह की शक्ति को कुचल देता तो उसे एक जो प्रबल शक्ति से उससे मुक्ति मिल सकती थी। इसके अलावा जो उसने 1537 में चुनार के किले को जो जीता, उसके बाद 6 महीने का जो बहुमूल्य समय वह नष्ट कर दिया, और चुनार के किले को जीत लेने में भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। इसके अलावा चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं द्वारा जो भूल की गई, वह भी एक उसकी बहुत बड़ी गलती थी। हुमायूं चौसा पहुंचकर 3 महीने तक जो है ऐसे ही बैठा रहा और शेरशाह पर तुरंत आक्रमण नहीं किया। इससे शेरशाह को जो अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। चौसा की लड़ाई में पराजित होने जाने के बाद उसने कन्नौज से लेकर बनास तक के प्रदेशों को अफगानों से छीनने का प्रयास नहीं किया। कन्नौज के युद्ध के पूर्व भी हुमायूं लगभग 1.5 महीने तक ऐसे ही रहा, निष्क्रिय पड़ा रहा। उसने नीचा स्थान था उस पर अपना सैनिक शिविर बनाया। इस वजह से भयंकर बरसात हुई, इसमें हुमायूं के सैनिक शिविर में पानी भर गया। इसका शेरशाह ने लाभ उठाया और मुगलों पर अचानक धावा बोल दिया। इसके अलावा हुमायूं द्वारा जो विवेक उदारता दी गई, वह उसके जो है पतन का कारण रही। उसने जो है अपने जो उदारता का परिचय देते हुए अपने शत्रुओं को बार बार क्षमा कर दी है, उसकी भूल थी। इस वजह से जो उसके जो विद्रोही थे उनके हौसले बढ़ गए, और जिससे हुमायूं को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
हुमायूं में कुशल नेतृत्व के गुणों का अभाव था, अतः वह अपने अमीरों, सेनापतियों, अधिकारियों, सैनिकों एवं अनुशासन एवं नियंत्रण नहीं रख सका। उसने अपने सैनिकों में विजय प्राप्ति के लिए उत्साह उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव था। कन्नौज के युद्ध के अवसर पर अनेक मुगल सरदार शेरशाह की शक्ति से भयभीत होकर हुमायूं को साथ छोड़कर भाग गए। हुमायूं के चारित्रिक दोष भी उसकी पतन के कारण रहे। वह आलसी और निष्क्रिय था। उसमें चरित्र बल का दृढ़ संकल्प का अभाव था। वह किसी भी कार्य को पूरा करने के पहले ही दूसरे कार्य को आरंभ कर देता था। वह शत्रु को पूर्ण रूप से कुचलने के पूर्व ही दूसरी ओर मुड़ जाता था। स्वभाव से दयालु होने के कारण वह विद्रोही को कठोर दंड देने की बजाय उन्हें क्षमा कर दिया करता था। वह थोड़ी सी विजय प्राप्त करके भोग विलास में डूब जाया करता था। हुमायूं की भाग्यहीनता भी कुछ इतिहास का उसको असफलता कारण बताते हैं। जैसे तारदी बेग में सहायता प्राप्त करने में अस्करी की विफलता तथा उत्तर भारत के यात्रा के पक्ष में शहजादा का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गुजरात और मालवा में मुगलों की पराजय कारण बना। बंगाल का महमूद शाह कुछ महीनों तक शेरशाह को नहीं रोक पाया, जिस कारण पूर्वी राजनीतिक रंग ही बदल गया और हुमायूं पर वह मुसीबतें आ पड़ी जिनकी उसे आशंका नहीं थी। इसके अलावा मई मास के मध्य में ऋतु के विपरीत मूसलाधार वर्षा से कन्नौज में उसका डेरा जल से भर गया, जिस कारण उसके रण संबंधी कठिनाइयां बढ़कर उसके हार का प्रमुख कारण बनी। इसके अलावा जो हुमायूं की असफलता के लिए उसके भाई और संबंधी भी जिम्मेदार थे। हुमायूं के भाई कामरान और अस्करी ने संकटपूर्ण अवसरों पर हुमायूं का साथ नहीं दिया, उसे अनेक बार हानि पहुंचाई। हुमायूं को सहायता और सहयोग देने की अपेक्षा उन्होंने उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न की। इससे हुमायूं को भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बहादुर शाह तथा शेर शाह जो है हुमायूं के प्रबल जो प्रतिद्वंदी थे, उन्हें अफगानों का प्रबल समर्थन प्राप्त था। शेर शाह एक कुशल सेनापति था। वह हुमायूं की अपेक्षा सैन्य संचालन में अधिक निपुण था और अपने शत्रु के कमजोरों को जल्दी भाप लेता था और उसके अकॉर्डिंग ही वह अपनी रणनीति बनाता था। इसके अलावा जो हुमायूं के अनेक अमीर अधिकारियों ने संकट काल में उसे धोखा देकर उसकी स्थिति को और दयनीय बना दिया। हिंदू बेग ने शेर खां के विरुद्ध झूठी सूचना देकर हुमायूं के साथ विश्वासघात किया। हुमायूं ने शेर खां से संधि वार्ता करने के लिए शेख खलील नामक दूत को भेजा था। उसने शेर खां को हुमायूं की सैनिक और आर्थिक दुर्बलताओं से अवगत कराया और शेर खां को हुमायूं पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। चौसा और कन्नौज के युद्धों में भी हुमायूं के अमीरों और सेनानायकों ने उसे धोखा दिया और उसका साथ छोड़कर भाग गया। इतिहासकार लेनपुन का कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस दुनिया में कूच कर गया। लेनपुन का यह कथन सही प्रतीत होता है। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर फिसल जाने से हुई। इसी प्रकार हुमायूं का समस्त राजनीतिक जीवन में ठोकर खाकर फिसल जाने, विजय और पराजय पाने की एक मार्मिक कहानी है। अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं, विषम परिस्थितियों तथा प्रबल प्रतिद्वंदियों के कारण हुमायूं ऐसा शासक सिद्ध हुआ जिसने जीवन भर कदम कदम पर ठोकरें खाई, परंतु फिर भी वह नहीं संभला। यदि उसके जीवन में गिरने फिसलने को संभावना हुई तो वह अवश्य गिरा और फिसला। ऐसा प्रतीत होता है गिरना, फिसलना, भूल करना, पराजित होना, असफल होना उसका स्वभाव बन चुका था। हम उसके जीवन की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह राज्यारोहण के बाद कदम कदम पर लड़खड़ाया तथा जीवन भर लड़खड़ाता रहा। उसने अदूरदर्शिता से अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया, अपनी विजयों को संगठित नहीं किया और दावतों तथा रंगों में अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट किया, परंतु उसने अवसर का लाभ उठाकर अपने शत्रु को पूर्णतः कुचलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए लेनपुन का कथन सही उचित लगता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इस दुनिया से कूच कर गया। धन्यवाद।